Hello everyone and welcome to my YouTube channel Edu Imagica, the medical mystery education hub. And in today's video we will talk about the digestion of food, the absorption of food and about the certain disorders of the digestive tract. So without delay or ado, let's begin. The process of digestion is accomplished by mechanical and chemical processes. So what NCERT is trying to say is that डाइजेशन जो है ये दो प्रोसेस के थ्रू होता है, एक मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू और एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू। मैकेनिकल प्रोसेस वो प्रोसेस है जहाँ पे आपकी एक तरीके से एनर्जी इन्वॉल्व हो, मूवमेंट इन्वॉल्व हो, जैसे कि आपकी चूइंग, चर्निंग मूवमेंट्स ऑफ स्टमक, पेरिस्टालसिस, whereas the chemical process includes the enzymatic reactions. The buccal cavity performs two major functions: mastication of food and facilitation of swallowing. The teeth and the tongue, with the help of saliva, masticate and mix up food thoroughly. So here NCERT is saying that जो हमारी ओरल कैविटी है उसके दो मेन फंक्शन है। एक क्या है? खाना चबाना, दैट इज चूइंग या फिर मेस्टिकेशन ऑफ फूड, और क्या है? खाने को निगलना, जिसे हम कहते हैं सोलोइंग। और कह रही है कि जो दांत और जीभ है उसकी मदद से क्या हो जाए, जो सलाइवा है, जो थूक होता है हमारा, या फिर जो सिक्रीशन प्रोड्यूस होता है माउथ के अंदर, उसको मिक्स करते हैं वो अच्छी तरीके से फूड के साथ। ठीक है? कौन? टीथ और टंग। और टीथ का काम क्या भी होता है? टीथ का काम और क्या होता है? सॉफ्टनिंग ऑफ फूड। फूड को सॉफ्ट भी बनाता है टीथ, क्योंकि हम जब च्यू करते हैं तो जो फूड हार्ड होता है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जब वो स्टमक में जाता है तो एंजाइम उस पर प्रॉपरली वर्क कर पाते हैं। Mucus in saliva helps in liberating and adhering the masticated food particles into a bolus. तो एनसीईआरटी कह रही है जो म्यूकस है सलाइवा के अंदर वो क्या करता है, एक तो ल्यूब्रिकेशन का हेल्प करता है, और क्या करता है, जो चबाया हुआ खाना होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है? बोलस में। बोलस एक तरीके से क्या है? बोलस फूड का वो पार्टिकल है जो अच्छे से च्यू भी होता है और जो सलाइवा के साथ मिक्स भी हो जाता है। ठीक है? The bolus is then conveyed into the pharynx and then into the esophagus by swallowing or deglutination. अब यहाँ एनसीईआरटी कह रही है जो बोलस बनता है, जैसे कि जो फूड है जब वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है तो वो बोलस बन जाता है। अब ये जो बोलस है इसको हम फेरिंग्स में भेजते हैं, और वहां से कहाँ जाता है? ईसोफेगस में। किस यहाँ पे कौन सा प्रोसेस एक्ट करता है जो फूड को फेरिंग्स से ईसोफेगस में डालता है? निगलना। और इसको हम क्या बोलते हैं? स्वेलोइंग और डेग्लूटिशन। ओके। The bolus further passes down through the esophagus by successive waves of muscular contraction called peristalsis. अब यहाँ पे एनसीईआरटी कह रही है जो बोलस है वो ईसोफेगस से कहाँ पे जाता है? स्टमक में। किसकी मदद से? एक प्रोसेस होता है पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ मस्कुलर लेयर ऑफ ईसोफेगस या फिर इंटेस्टाइन। अब यहाँ सपोज करिए यह बोलस है, अब बोलस को हमको नीचे पहुंचाना है, तो यहाँ क्या होती है, जो मसल्स होती हैं अंदर वो क्या करती हैं? पेरिस्टालसिस मूवमेंट करती हैं दोनों तरफ से, जिसकी वजह से फूड क्या है, फूड को नीचे पास करवा देती है, वो काय में? स्टमक में। ठीक है? द गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। अब एनसीईआरटी यहाँ कह रही है कि ये इसोफेगस है सपोज करिए, और ये है स्टमक, और यहाँ पे क्या हमने बताया था क्या होता है?
गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। एनसीईआरटी कह रही है जो ये स्फिंक्टर है ये क्या करता है, कंट्रोल करता है फूड का पैसेज इसोफेगस से स्टमक के अंदर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। The saliva secreted into oral cavity contains electrolytes and enzymes such as salivary amylase and lysozyme। अब यहाँ पे एनसीईआरटी कह रही है कि जो सलाइवा है जो सिक्रीट हुआ है ओरल कैविटी में, कहाँ पे सिक्रीट हुआ है, ओरल कैविटी में जो सलाइवा सिक्रीट हुआ है उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं एक तरीके से आयंस। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस, और क्या में प्रेजेंट होते हैं ये, सलाइवा में। और सलाइवा में इसके साथ साथ, इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ साथ और क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं सर्टेन एंजाइम्स। और एंजाइम्स कौन कौन से इसमें प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव सलाइवरी अमाइलेज एंड वी हैव लाइसोजाइम। और जो ये लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम का फंक्शन क्या होता है, लाइसोजाइम का फंक्शन होता है, ये किस में हेल्प करता है, इसका एंटी बैक्टीरियल एक्शन होता है। जो इसका एंटी बैक्टीरियल एक्शन होता है वो क्या करता है, हमको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। किससे प्रिवेंट करता है हमको, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। अब ये जो लाइसोजाइम है, क्या है, ये जो लाइसोजाइम है ये आई में भी प्रेजेंट होता है, वहां पे भी इसका क्या फंक्शन होता है, प्रिवेंशन ऑफ, प्रिवेंशन फ्रॉम बैक्टीरियल एक्शंस और दी फ्रॉम दी सर्टेन इन्फेक्शंस। और इसको हम क्या बोलते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी। The chemical process of digestion is initiated in the oral cavity by the hydrolytic action of the carbohydrate splitting enzyme known as the salivary amylase। एनसीईआरटी कह रही है जो केमिकल प्रोसेस होता है डाइजेशन का, सपोज जो मैंने बताया था आपको एंजाइमेटिक एक्शन, ये ओरल कैविटी से शुरू हो जाता है। कौन से एंजाइम की मदद से, सलाइवरी अमाइलेज की मदद से। सलाइवरी अमाइलेज क्या है, एक तरीके का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को वो एंजाइम कहते हैं जो किसी चीज को तोड़ता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, तोड़ देता है। तो एनसीईआरटी आगे क्या कह रही है, एनसीईआरटी कह रही है अबाउट 30% ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हेयर बाय दिस एंजाइम। ऑप्टिमम पीएच 6.8 into a disaccharide known as maltose। Lysozyme presents in saliva act as antibacterial agent that prevent infection। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, लेकिन यहाँ समझने वाली क्या चीज़ है कि about 30% of the starch is hydrolyzed here by the enzyme salivary amylase and it requires an optimum pH of 6.8 into disaccharide maltose। अब जो स्टार्च है, स्टार्च क्या है, एक तरीके से कॉम्प्लेक्स फूड है, इसको हमने क्या करना है, सिंपल ऑफ एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ एनसीईआरटी कह रही है कि जो स्टार्च है किसके अंदर, ओरल कैविटी के अंदर कितना परसेंट हाइड्रोलाइज हो जाता है, 30%। किस एंजाइम की मदद से, सलाइवरी अमाइलेज की मदद से। और जो एक सर्टेन पीएच पे होता है वो कौन सा पीएच है, पीएच 6.8। और किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक डाइसेक्राइड के अंदर, उसका नाम क्या है, माल्टोस। ठीक है। The mucosa of stomach has gastric glands। Gastric glands have three major types of cells namely। एनसीईआरटी कह रही है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है स्टमक की उसमें क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स तीन मेजर टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, म्यूकस नेक सेल विच सिक्रीट म्यूकस, पेप्टिक और चीफ सेल विच सिक्रीट दी प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, पैराइटल और एक्जेंटिक सेल्स विच सिक्रीट एचसीएल एंड इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कासल विच इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। एनसीईआरटी कह रही है तीन मेजर सेल्स हैं, एक है म्यूकस नेक सेल्स जो म्यूकस सिक्रीट करता है, पेप्टिक सेल और द चीफ सेल्स जो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन सिक्रीट करता है, और पैराइटल और एक्जेंटिक सेल्स ये क्या सिक्रीट करते हैं, एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कासल। एक इसमें हेल्प करता है B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। लेकिन इसके अलावा दो सेल आपको और मिल जाएंगे, एक होते हैं सरफेस
म्यूकस सेल। क्या होता है? सरफेस म्यूकस सेल। ये क्या सिक्रीट करते हैं? म्यूकस। नाम से ही पता लग रहा है। और पांचवा क्या होता है? हार्मोन प्रोड्यूसिंग जी सेल्स। ये क्या सिक्रीट करते हैं? गैस्ट्रिन। ये क्या है? एक हार्मोन। ठीक है, इतनी ही समझ में आई। अब देखिए, जी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, ये क्या होते हैं? दीज आर न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स एंड these are found by invagination of epithelium in the stomach। ठीक है, जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, और ये क्या किसकी वजह से बनते हैं? जो एपिथेलियम होती है स्टमक की, जब वो लेयर के अंदर थोड़ी सी पेनिट्रेट होके एक इन्वेजिनेशन बनाती है, उसकी मदद से क्या बनते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनते हैं। अब एनसीईआरटी ने बता दिया हमको, म्यूकस नेक सेल्स होते हैं हमारे पास पेप्टिक और शीथ सेल्स होते हैं, और हमारे पास क्या होते हैं? पैरेटल और ऑक्जेंटिक सेल्स। इसके अलावा हमारे पास होते हैं सरफेस म्यूकस सेल और हार्मोन प्रोड्यूसिंग जी सेल्स। ठीक है, नेक सेल्स म्यूकस सिक्रीट करता है, म्यूकस नेक सेल, और सरफेस म्यूकस सेल भी म्यूकस सिक्रीट करता है। पेप्टिक और चीफ सेल सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजन। पैरेटल और ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीट करते हैं एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर। हार्मोन प्रोड्यूसिंग जी सेल सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिन। ठीक है, अब एनसीईआरटी कह रही है कि दी स्टमक stores food for 4-5 hours. The food mixes thoroughly with the acidic gastric juice of the stomach by churning movements of its muscular wall called chyme। अब एनसीईआरटी कह रही है जो स्टमक के अंदर फूड होता है वो 4 से 5 घंटे तक स्टोर करती है। लेकिन अगर आप जब आगे आप अपनी हायर स्टडीज में जब पढ़ेंगे, अगर आप एमबीबीएस वगैरह में पढ़ेंगे इसके बारे में, तो ये जो डेटा है ये हर एक फूड के लिए वेरी करता है, वैरायटी ऑफ फूड के लिए वेरी करता है। सपोज करिए आपने चिकन खाया तो ये उसके लिए अलग रहेगा इसका टाइम। अगर आपने कोई लिक्विड डाइट ली तो उस पे ये टाइम अलग रहेगा। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स लिया, मोस्टली आपने पोटैटोज खाए, राइस खाई, उसके लिए अलग है। तो ये जो टाइम है ये बेसिकली आप जिस तरीके का खाना खाते हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और एनसीईआरटी कह रही है द फूड है वो जो गैस्ट्रिक एसिड होता है उसके साथ मिक्स हो जाता है, किसकी मदद से? चर्निंग मूवमेंट्स की मदद से। चर्निंग मूवमेंट्स क्या होता है? स्टमक के अंदर एक मूवमेंट्स होती हैं पेरिस्टालसिस टाइप की, जो क्या करती है? फूड को मिक्स करती है। The proenzyme pepsinogen on exposure to hydrochloric acids get converted into active enzyme pepsin, the proteolytic enzyme of the stomach। अब यहाँ पे एनसीईआरटी कह रही है कि जो पेप्सिनोजन है वो जब एचसीएल के कांटेक्ट में आता है स्टमक के अंदर तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिन में। और ये जो पेप्सिन है ये क्या है? प्रोटीओलाइटिक एंजाइम काय का? स्टमक का। और इसके लिए ऑप्टिमम पीएच कितना चाहिए होता है स्टमक को? 1.8। ठीक है, पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू प्रोटीएज एंड पेप्टोन्स और आल्सो नोन एज पेप्टाइड्स। अब यहाँ एनसीईआरटी कह रही है जो ये पेप्सिन है ये क्या करती है? ये जो प्रोटीन्स होते हैं उसको काय में कन्वर्ट कर देती है? प्रोटियोजेस एंड पेप्टाइड्स में। ठीक है, the mucus and bicarbonates present in the gastric juice plays an important role in lubrication and protection of mucosal epithelium from the excoriation by the highly concentrated hydrochloric acid। यहाँ एनसीईआरटी कह रही है कि जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स हैं जो सिक्रीट्स होते हैं सरफेस म्यूकस सेल से और नेक म्यूकस सेल से, वो क्या करते हैं? वो स्टमक को प्रिवेंट करते हैं किससे? एचसीएल के एक्शन से। क्यों?
क्योंकि जो HCl है उसका पीएच क्या है, एसिडिक। अब जो एसिडिक पीएच अगर एपिथेलियम पर डायरेक्टली एक्ट करेगा तो क्या करेगा, वहां पे बर्न कर देगा, अल्सर्स कर देगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होती है, एक लेयर बन जाती है, एक्स्ट्रा लेयर म्यूकस की। ठीक है, सपोज करिए स्टमक की लेयर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका HCl सिक्रीट हुआ, और यहाँ पे HCl के सिक्रीट होते ही यहाँ क्या होता है, यहाँ पे एक म्यूकस की लेयर बन जाती है। किसकी मदद से, नेक म्यूकस सेल्स और सरफेस म्यूकस सेल्स की मदद से। और फिर क्या होता है कि जो HCl होता है इसके साथ मिक्स हो जाता है, जो क्या हो जाता है, पीएच न्यूट्रलाइज। तो जो वॉल होती है स्टमक की, ऑफ स्टमक डज नॉट गेट डैमेज्ड। ठीक है, ये चीज समझ में आई। HCl provides the acidic pH that is 1.8 optimal for pepsins। ये मैं बता चुका हूँ आपको यहाँ पे। Renin is a proteolytic enzyme found in gastric juice of infants which helps in digestion of milk protein. Small amounts of lipase are also secreted by gastric glands। ये NCERT क्या कह रही है कि एक रेनिन प्रोटीओलाइटिक एंजाइम है जो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है, किसके, इन्फेंट्स के, छोटे बच्चों के पेट में प्रेजेंट होता है रेनिन। और इसका काम क्या है, मिल्क प्रोटीन जो होता है उसको क्या करता है, ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। क्योंकि बच्चों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इतना डेवलप्ड होता नहीं है कि जो कि प्रॉपरली इंजाइम वो क्या करे, सिक्रीट करे। और ये क्या कह रही है एनसीईआरटी की, जो लाइपेज हैं, लाइपेज जो स्टार्च को ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं, वो भी सर्टेन अमाउंट में रिलीज होते हैं, कहाँ से, गैस्ट्रिक ग्लैंड की पास से। अब यहाँ पे समझने वाली एक बात है, एक पॉइंट नोट करने वाला है यहाँ पे, कि ये रेनिन है। एक आपको ऐसा ही सिमिलर वर्ड और मिलेगा, दैट इज RENIN, रेनिन, और RENNIN, रेनिन। दीज बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। जो ये रेनिन होता है ये क्या है, एक हार्मोन है, और ये काय में प्रेजेंट होता है, किडनी में। वेयर एज जो डबल एन वाला रेनिन है ये क्या है, एक एंजाइम, और ये काय में प्रेजेंट होता है, इन्फेंट्स स्टमक। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए क्या है, किडनी जो वर्ड है उसके अंदर सिंगल एन आता है, तो सिंगल एन वाला किडनी के पास, और जो डबल एन वाला बचा वो किसके पास, स्टमक के पास। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब आगे पढ़ते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। These movements helps in thoroughly mixing up of the food with the various secretion in the intestine and thereby facilitate digestion। अब यहाँ सीआरटी कह रही है कि बहुत अलग अलग तरीके की मूवमेंट जनरेट होती हैं मस्कुलरिस जो लेयर होती है स्टमक इंटेस्टाइन की, उससे। और ये जो मूवमेंट है ये क्या करती है, जो फूड है उसको मिक्स कर देती है डिफरेंट सिक्रीशन से। पेनक्रियाज का सिक्रीशन हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का सिक्रीशन हो गया, स्टमक का अपना सिक्रीशन हो गया, उससे क्या करती है, इसको मिक्स कर देती है। The bile, pancreatic juice and the intestinal juices are the secretions released into the small intestine। यहाँ सीआरटी करिए, बाइल है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीशन आता है, जिसका पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन आता है, और जो इंटेस्टाइन है उसका भी सिक्रीशन आता है। पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल्स आर रिलीज थ्रू दी पेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। एनसीईआरटी यहाँ कह रही है कि जो पेनक्रियाटिक जूस है वो किसकी मदद से रिलीज होता है स्टमक के अंदर, पेटोपेनक्रियाटिक डक्ट की वजह से। और जो पेनक्रियाटिक जूस है उसमें क्या होता है, इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिनोजन, क्राइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियेजेस। ठीक है, ट्रिप्सिनोजन इज activated by an enzyme known as enterokinase that is secreted by the intestinal mucosa into active trypsin, which in turn activates the other enzymes in the pancreatic juice। तो यहाँ पे एनसीईआरटी क्या कह रही है, एनसीईआरटी कह रही है कि जो ट्रिप्सिनोजन होता है वो क्या है, एक इनएक्टिवेटेड एंजाइम है, और ये किसकी वजह से एक्टिवेट हो जाता है, एंटेरोकाइनेज की मदद से क्या होता है, एक्टिवेट। अब जब ये एंजाइम एंटेरोकाइनेज की मदद से एक्टिवेट होता है तो क्या जितने भी बाकी के
इनएक्टिव एंजाइम से, जैसे काइमोट्रिप्सिनोजन हो गया, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज हो गया, ठीक है, इसको क्या करता है, इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। The bile released into duodenum contains bile pigments such as bilirubin and biliverdin. दो बाइल पिगमेंट्स होते हैं बेसिकली, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। इसके बारे में भी आप डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे। एंड बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स बट नो एंजाइम्स। बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स इनटू वेरी स्मॉल मिसल्स। अब यहाँ पे एनसीईआरटी क्या कह रही है, एनसीईआरटी कह रही है कि जो बाइल है उसका फंक्शन क्या है, कि जो फैट होता है, फैट उसको क्या करती है, स्मॉल स्मॉल मिसल लाइक फॉर्मेशन पार्टिकल्स में क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। और बाइल क्या करती है, बाइल एक्टिवेट करती है किसको, लाइपेस एंजाइम को। द इंटेस्टिनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल विच सिक्रेट्स म्यूकस। जो इंटेस्टाइन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है या फिर म्यूकस एपिथेलियम होती है, उसका क्या होता है, गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स का काम होता है म्यूकस सिक्रेट्स करना, ठीक है। The secretion of brush-bordered cells of the mucus along with the secretion of the goblet cell constitute the intestinal juice और succus entericus। एनसीईआरटी कह रही है जो ब्रश बॉर्डर्ड सेल का सिक्रीशन है म्यूकोसा के साथ और गॉबलेट सेल का सिक्रीशन है, वो साथ में मिलके क्या बनाता है, इंटेस्टिनल जूस, और इसको हम क्या बोल देते हैं, सक्कस एंटेरिकुस। दिस जूस कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ एंजाइम लाइक डाइसेक्राइड्स, for example maltase, dipeptidase, lipase, nucleosidase, etc. The mucus along with the bicarbonates from the pancreas protect the intestinal mucosa from acid as well as provide an alkaline medium, that is the pH 7.8 for enzymatic activities. Submucosal glands, for example the Brunner gland, also help in this. यहाँ पे एनसीईआरटी कह रही है ये जो जूस है इसके पास क्या है, वैरायटी ऑफ एंजाइम्स है, फॉर एग्जांपल डाइसेक्राइड है, डाइपेप्टाइडेज है, लाइपेज है, न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। और ये जो म्यूकस है ये बाइकार्बोनेट के साथ मिलके क्या करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा है उसको एसिड से प्रोटेक्ट करता है, और क्या करता है, एक अल्कलाइन मीडियम बनाता है, दैट इज दी पीएच 7.8। किसके लिए, ताकि बाकी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हैं वो हो सके। और जो सबम्यूकोसल ग्लैंड है, जैसे ब्रूनर ग्लैंड, मैंने आपको जब स्ट्रक्चर पढ़ाया था पिछली वीडियो में, लेयर्स, हिस्टोलॉजी ऑफ जीआईटी पढ़ाई थी मैंने आपको, लेयर्स पढ़ाई थी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको ब्रूनल ग्लैंड मिलेगा सबम्यूकोसा लेयर के अंदर, ठीक है। वो क्या करता है, सिक्रीट्स बाइकार्बोनेट आयन और म्यूकस सिक्रीट करता है, ये भी मैंने बताया था आपको वहां पे। प्रोटीन्स, प्रोटीएज एंड पेप्टॉन्स in the chyme reaching the intestine are acted upon by proteolytic enzymes of pancreas juice as given below। एनसीईआरटी कह रही है कि जो प्रोटीन, प्रोटीएज, पेप्टोन्स हैं, ये क्या है, ये है पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स, क्योंकि ये पहले कहां से हो गए थे, बाइल की मदद से। अब ये काइम की फॉर्म में जब इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं तो ये पेनक्रियाटिक जूस की वजह से इसमें फॉलोइंग रिएक्शंस होती हैं। जैसे कि अगर पहली रिएक्शन की बात करें हम, उसमें क्या होता है, ये प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस होते हैं, ये ट्रिप्सिन की मदद से और काइमोट्रिप्सिन की मदद से और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की मदद से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डाइपेप्टाइड में, ठीक है। अब अब आगे बढ़े। कार्बोहाइड्रेट इन द काइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैनक्रियाटिक अमाइलेज इनटू डाइसैकेराइड्स। अब एनसीईआरटी कह रही है जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या करता है, वो अमाइलेज की मदद से किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाइसैकेराइड में। और लेकिन ये जो अमाइलेज है वो कौन सा है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। और यहाँ पे 30% कहाँ पे हो गया था, 30% हो गया था ओरल कैविटी में, ठीक है। 30% कहाँ पे हो गया था, ओरल कैविटी में। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, बचा हुआ 70%। फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेज विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स। अब यहाँ पे एनसीईआरटी कह रही है कि जो फैट है
वो किसकी मदद से टूट जाता है, लाइपेज की मदद से किसमें टूट जाता है, डाई और मोनोग्लिसराइड्स के अंदर। ठीक है। अब ये ग्लिसराइड्स क्या है, अब सपोज करिए फैट है, फैट क्या है, ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल है। अब इसको क्या है, इस पे एक्ट किया लाइपेज, इसने क्या करा, इसने इसमें से दो फैटी एसिड अलग कर दी और क्या करा, एक मोनोग्लिसराइड अलग कर दिया। दो फैटी एसिड अलग कर दिया और क्या करा, एक मोनोग्लिसराइड अलग कर दिया। तो इसने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मोनोग्लिसराइड में, और क्या बना दिया, डाइसैकेराइड, डाइग्लिसराइड। अब ये जो डाइग्लिसराइड है फिर से ब्रेक होगा, अब क्या बना देगा ये, मोनोग्लिसराइड और एक सिंगल फैटी एसिड। ठीक है। न्यूक्लियसेस इन द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। अब जो पैनक्रियाटिक जूस है जब वो न्यूक्लिक एसिड पे काम करता है तो उसको किस में कन्वर्ट करता है, न्यूक्लियोटाइड में पहले, और फिर किस में कन्वर्ट करता है, न्यूक्लियोसाइड में। जब वो न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करता है तो किसकी मदद से करता है, न्यूक्लियस की मदद से। और जब न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करता है तो किसकी मदद से करता है, न्यूक्लियोटाइडेज। और जब न्यूक्लियोसाइड को ये फर्दर कन्वर्ट करता है किसमें, शुगर्स और बेसिस में, शुगर्स और बेसिस में, तो किसकी मदद से करता है, न्यूक्लियोसाइडेजेस। ठीक है, कितना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। द एंजाइम इन दी सक्कस एंटेरिकस या फिर इंटेस्टिनल जूस एक्ट्स ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन टू फॉर्म रिस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। ये कह रही है कि जो इंटेस्टिनल जूस है वो एंड प्रोडक्ट पे काम करता है और क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड था उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। These final steps in digestion occurs very close to mucous epithelial cells of the intestine. ये एनसीईआरटी कह रही है जो ये फाइनल स्टेप्स हैं डाइजेशन के, ये क्या है, ये जो म्यूकस एपिथेलियल सेल्स होते हैं इंटेस्टाइन के उसके बहुत करीब प्लेस होता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे सर्टेन रिएक्शंस दे रखी है, इनको भी एक बार देख रहे हैं एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने क्या कहा है, जो डाइपेप्टाइड था उसको जो डाइपेप्टाइड थे उसको डाइपेप्टाइडेज की मदद से किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, अमीनो एसिड्स में। ऐसी जो माल्टोस था वो माल्टोस को माल्टेज की मदद से, एंजाइम की मदद से किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। लैक्टोज को लैक्टेज की मदद से किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। सुक्रोज को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, किसकी मदद से, सुक्रेज की मदद से। और जो न्यूक्लियोटाइड था उसको न्यूक्लियोटाइडेज की मदद से न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करा। और जो न्यूक्लियोसाइड था उसको किसमें ब्रेक करा हमने, शुगर और बेसिस में, किसकी मदद से, न्यूक्लियोसाइडेज की मदद से। ऐसी ही हमारे पास जो डाई और मोनोग्लिसराइड्स है उसको हमने लाइपेज एंजाइम के साथ, लाइपेज एंजाइम की मदद से किसमें कन्वर्ट करा, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। ओके। अब आगे देखते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है। द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स मेंशन्ड अबव अकर्स इन ड्यूडेनम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। एनसीईआरटी कह रही है जितनी भी रिएक्शंस दे रखी हैं ये येलो पोर्शन के अंदर, ये येलो पोर्शन के अंदर, ये कहाँ पे होती हैं, ये होती हैं ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम क्या है, ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। The simple substance thus formed are absorbed in jejunum and ileum region of the small intestine. अब ये कह रहे हैं ड्यूडेनम में तो क्या हो गया, डाइजेशन हो गया। अब जो बचा हुआ जो पार्ट है डाइजेशन के बाद, दैट इज एब्जॉर्प्शन, वो कहाँ पे हो जाएगा, इलियम और जुजुनम रीजन में, किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के। The undigested and the unabsorbed substance are passed into the large intestine. अभी कह रही है और जो पार्ट अनडाइजेस्ट रहा होगा, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा, उसको क्या करते हैं हम, लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर कर देते हैं। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन। एनसीईआरटी कह रही है कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती है, डाइजेशन नहीं होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और जो लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन है वो क्या में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में करता है। किस किस के, मिनरल्स, वाटर और सर्टेन ड्रग्स। और जो सिक्रीशन होता है म्यूकस का वो किस में हेल्प करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको साथ में मिलने के और अच्छी तरह पास हो जाए, वो फ्रिक्शन क्रिएट ना करे, जिससे कि मेम्ब्रेन जो होगी लार्ज इंटेस्टाइन की वो डैमेज ना हो।
ठीक है। The undigested and unabsorbed substance called feces enters into the cecum of the large intestine through ileocecal valve, which prevents the backflow of the fecal matter. It is temporarily stored in the rectum till defecation. इस चीज को समझ लीजिए। सपोज करिए अब देखिए सपोज करिए क्या है स्टमक, ये क्या है डुडेनम, ये जो पार्ट हो गया जुजनम और इलियम का पार्ट हो गया। अब सपोज करिए ये जो वॉल्व है, ये जो वॉल्व है ये क्या है इलियोसिकल वॉल्व, और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम सीकम। ये किसका पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये क्या है अपेंडिक्स। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है हमारा फीकल मैटर, फीसिस। फीसिस दोबारा से स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं चली जाए, इसको कौन गार्ड करता है इलियोसिकल वॉल्व। इलियोसिकल वॉल्व का फंक्शन क्या है कि ये जो यहाँ से फीसिस स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर ना करें, कहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक है। और जो ये फीसिस होती हैं, ये जो रेक्टम होता है आपका, ये जो रेक्टम होता है इसमें क्या होता है टेम्पररी स्टोर होती है, टेम्पररी स्टोर्ड, ठीक है। अब the activities of GIT are under neural and hormonal control for proper coordination of different parts। ये एनसीईआरटी कह रही है कि जो गैस्ट्रिक ट्रैक्ट है इसकी एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ताकि ये प्रॉपर कोऑर्डिनेट कर सके बाकी बॉडी पार्ट्स के थ्रू भी। जैसे कि कई बार देखिए हम जब किसी खाने को देखते हैं या हमें हमारे किसी मनपसंद खाने की हमको स्मेल आ जाती है, सपोज वी स्मेल समथिंग गुड, देन व्हाट हैपेंस इज वी स्टार्ट सलाइवेटिंग। तो हमारा क्या होता है सलाइवा एक्सक्रीट होना शुरू हो जाता है, मुंह में पानी आ जाना जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो वही एनसीईआरटी ने अगली लाइन में बोला है कि द साइट देखना, स्मेल सूंघना एंड और द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। ये क्या कर सकते हैं सलाइवा का सिक्रीशन बढ़ा सकते हैं। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइन सिक्रीशंस आर आल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय न्यूरल सिग्नल्स। ऐसे ही जो गैस्ट्रिक है जैसे कि पेट है, पेट का सिक्रीशन और इंटेस्टाइन का सिक्रीशन भी नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। द मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कैन ऑल्सो बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म। ये एनसीईआरटी क्या कह रही है जो मस्कुलर एक्टिविटी है जैसे कि पेरिस्टालसिस हो गई, चर्निंग मूवमेंट्स हो गई, या सेगमेंटल पेरिस्टालसिस हो गई, या आपकी काइम की फॉर्मेशन हो गई, या आपके सिक्रीशंस हो गए, इनको भी कौन कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। किसकी मदद से बोथ लोकल एंड थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। Hormone control the secretion of digestive juices is carried out by local hormones produced by the gastric and the intestinal mucosa। और कहता है ये कह रही है एनसीईआरटी की जो हार्मोनल कंट्रोल है, जैसे हमने ऊपर बताया कि जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है हमारे या डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, और एंडोक्राइन सिस्टम भी कंट्रोल करता है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है जब ये हार्मोन एक्ट करते हैं, हार्मोन सिग्नल भेजते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है फिर वो फीडबैक की मदद से पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक जिसकी जो भी आपको ज़रूरत होती है एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसकी मदद से क्या करता है या तो एंजाइम का सिक्रेशन बढ़ाता है या कम करता है, ठीक है। वो रेगुलेशन किसके थ्रू होती है हार्मोनल रेगुलेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये सब था किसके बारे में डाइजेशन के बारे में। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं
एब्जॉर्प्शन के बारे में। अब डाइजेशन हो गया, अब हमें क्या करना है, एब्जॉर्प्शन। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। Absorption is the process by which the end product of digestion pass through the intestinal mucosa into blood or lymph। अब ये कह रहा है कि सपोज करिए डाइजेशन हो गया है, अब क्या होगा, जो भी एंड प्रोडक्ट बचा होगा, जो भी सिंपल फॉर्म बची होगी या एब्जॉर्बेबल फॉर्म बची होगी, वो क्या होता है, वो इंटेस्टिनल म्यूकोसा से कहाँ पे जाएगी, ब्लड के अंदर। ठीक है। इट इज कैरिड आउट बाय पैसिव एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। एनसीईआरटी कह रही है ये तीन प्रोसेस के थ्रू पार्ट लेती है। कौन कौन से, पैसिव, एक्टिव और facilitated। Small amounts of monosaccharides like glucose, amino acids, and some of the electrolytes like chloride ion are generally absorbed by simple diffusion। एनसीईआरटी कह रही है कि जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, या कुछ इलेक्ट्रोलाइट आयंस हो गए, ये क्या करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन की मदद से क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। सिंपल डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू दी लो कंसंट्रेशन। ठीक है। The passage of these substance into the blood depends upon the concentration gradient। मैंने वही चीज बताई आपको। However, some of the substance like fructose and some amino acids are absorbed with the help of certain carriers like sodium। This mechanism is known as the facilitated diffusion या facilitated transport। अब सपोज करिए कुछ प्रोडक्ट्स तो अपने आप सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो गए ट्रांसपोर्ट। अब क्या होता है कि कुछ को ट्रांसपोर्ट होने के लिए क्या चाहिए होता है, सपोज करिए फ्रक्टोज को क्या करना है, ब्लड में जाना है, ये ट्रांसपोर्ट होना है दूसरी तरफ। तो ये अकेला ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, तो ये क्या करता है, इसको पे करना पड़ता है एक तरीके से। तो ये जब सोडियम जो होता है, सोडियम क्या करता है, सपोज करिए फ्रक्टोज मॉलिक्यूल है, तो सोडियम फ्रक्टोज को बाइंड करता है अपने साथ, और क्या करता है, उसको अंदर क्या कर देता है, ट्रांसपोर्ट करा देता है। तो जब एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल की मदद से क्या हो, ट्रांसपोर्ट हो, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इतना समझ में आया। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। एनसीईआरटी कह रही है कि जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, जैसे कि सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स का ग्रेडियंट या आयंस का ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हेंस रिक्वायर्स एनर्जी। अब एनसीईआरटी क्या कह रही है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। सपोज करिए ये एक जार है और ये एक जार है। ठीक है। अब यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है, दो जार जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है। अब इस जार में पानी क्या है, ज़्यादा, और इस जार में पानी क्या है, कम। अब नॉर्मली क्या होगा, पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, सपोज करिए जार ए और ए बी, नॉर्मली पानी जाएगा जार ए से जार बी के अंदर। बट अगर हमको पानी भेजना है बी से ए में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी, हमें यहाँ मोटर लगानी पड़ेगी एक तरीके से। तो अगर हम एनर्जी लगा के इसको इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो हो जाएगा ट्रांसपोर्ट। तो यही चीज़ एनसीईआरटी कह रही है कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो कहाँ से कहाँ हो जाता है, वो होता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे, और किसकी मदद से, एटीपी या फिर सिंपली एनर्जी। Various nutrients like amino acids, monosaccharides like glucose, electrolytes like sodium are absorbed in the blood by this mechanism। वही एनसीईआरटी कह रही है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल क्या है, अमीनो एसिड्स हैं, मोनोसैकेराइड्स हैं लाइक ग्लूकोज और सोडियम, ये क्या होते हैं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही एब्जॉर्ब होते हैं। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल। एनसीईआरटी कह रही है जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है वो क्या है, इनसॉल्युबल है एंड कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, और ब्लड के अंदर क्या नहीं हो सकते वो एब्जॉर्ब। दे फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड मिसल्स which move into the intestine mucosa। एनसीईआरटी कह रही है जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। अब वो एज इट इज एब्जॉर्ब नहीं हो सकते ब्लड के अंदर, तो क्या होते हैं, उनको पहले हम एक स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट, उसको उसको क्या बोल देते हैं, मिसेल।
और उसको कहाँ करते थे हम ट्रांसपोर्ट इंटेस्टिनल म्यूकोसा में। Then they are reformed into very small proteins coated fat globules called the chylomicrons, which are transported into the lymph vessel in the villi. उसके बाद क्या करता है ये, उन प्रोसेस को सपोज करिए हमने ऊपर उनको तोड़ के दो मिसल बना लिए, अब ये मिसल दोबारा से रिफॉर्म होते हैं एक स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल बनाते हैं। प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल मतलब क्या है, एक फैट का ग्लोब्यूल है और उसके चारों तरफ क्या है, एक प्रोटीन की कोट है, और इसको हम क्या बोल देते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स। और ये काइलोमाइक्रॉन्स कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, लिम्फ वेसल के अंदर। हमने ऊपर पढ़ा था कि लिम्फ वेसल्स और लैक्टियल्स आर प्रेजेंट इन दी विलाय, और वहीं पे क्या हो जाते हैं ये लोग, ट्रांसपोर्ट। दीज लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली रिलीज द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस इनटू ब्लड स्ट्रीम। और ये जो लिम्फ वेसल है ये अल्टीमेटली एट लास्ट क्या कर देती है, जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस होता है, ये जो काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं, इनको कहाँ रिलीज कर देती है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ alimentary canal like mouth, stomach, small intestine and large intestine. ये एनसीईआरटी कह रही है कि जो अलग अलग सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन है वो अलग अलग पार्ट में होता है एलिमेंट्री कैनाल में। उसके लिए एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, एक टेबल बना रखा है। हाउएवर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। एनसीईआरटी कह रही है यहाँ पे कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शंस अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, एनसीईआरटी पूछ देगा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो आपको बताना पड़ेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब एनसीईआरटी ने क्या एक चार्ट दे रखा है, उसमें एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, समरी बता रखी है एब्जॉर्प्शन की, और कहाँ कहाँ रीजन में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है। सपोज करिए माउथ में क्या होता है, माउथ में सर्टेन ड्रग्स एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। वो कहाँ कहाँ होते हैं, म्यूकोस में या फिर लोअर साइड ऑफ टंग, ठीक है। यहाँ क्या होता है, सर्टेन ड्रग्स। स्टमक के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर्स एंड एल्कोहल्स, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या एब्जॉर्प्शन होता है, न्यूट्रिएंट्स का। द डाइजेशन इज completed here and the final product of digestion such as glucose, fructose, fatty acid, glycerol, amino acids are absorbed through mucus into bloodstream and lymph. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड अमीनो एसिड। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, और कुछ कुछ ड्रग्स का। The absorbed substance finally reach the tissue which utilize them for their activities. और जब ये सब्सटेंस एब्जॉर्ब होके कहाँ रीच करता है, एट लास्ट टिश्यू के पास, और टिश्यू क्या करता है, इससे अपना जो भी प्रोडक्ट होता है या इससे हमारा जो भी फंक्शन होता है उसको करवा लेता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। क्या होता है प्रोसेस एसिमिलेशन, दिस इज द प्रोसेस व्हेन द एब्जॉर्ब्ड फूड सब्सटेंस फाइनली reaches the tissue and the tissue utilizes them for their physiological functions or the activities. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एसिमिलेशन। The digestive waste solidified and into coherent feces in the rectum. एनसीईआरटी कह रही है कि जो वेस्ट था वो क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है किसमें, कोहेरेंट फीसिस में, कहाँ पे, रेक्टम में। और क्या करता है, एक न्यूरल रिफ्लेक्स इनिशिएट करता है जिसकी वजह से हमें क्या होता है, हमें अर्ज आता है डेफिकेशन का कि हमें अब वॉशरूम जाना चाहिए। द ejection of feces outside the anal opening is known as defecation and it is a voluntary process carried out by mass peristaltic movement. यहाँ एनसीईआरटी कह रही है कि जो फीसिस का प्रोसेस है, जैसे फीसिस को हम बाहर निकालते हैं बॉडी के, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डेफिकेशन। और ये क्या एक वॉलंटरी प्रोसेस है, वॉलंटरी प्रोसेस है, हम फोर्स लगाते हैं। और ये भी किसके थ्रू होती है, ये भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू होती है। लेकिन इस प्रोसेस में डायफ्राम भी आपका बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। डायफ्राम क्या करता है, ऊपर से नीचे जो एब्डोमिनल कैविटी है उसको पुश करता है। जब एब्डोमिनल कैविटी को पुश करता है तो वो क्या करती है, वो अंदर जो प्रेशर होता है उसको जनरेट करती है। अब जब प्रेशर जनरेट करती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, इजेक्शन ऑफ दी फीसेस। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ डिसऑर्डर्स। The inflammation of intestinal tract is the most common element due to the bacterial viral infection.
The infection are also caused by parasites such as tapeworm, roundworm, threadworm, hookworm, pinworm. अब यहाँ एनसीईआरटी कह रही है कि जो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उसमें इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा होता है। इन्फ्लामेशन क्या होता है? स्वेलिंग, ठीक है। इन्फ्लामेशन होती है स्वेलिंग, बेसिकली स्वेलिंग विद पेन, और वो बहुत ज़्यादा होती है। अब ये इन्फेक्शन किसकी वजह से? दीज आर मोस्टली दी पैरासिटिक इन्फेक्शंस। कौन कौन कराता है आपका? राउंड वर्म, टेप वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म, ऐसे ये सब क्या करा देते हैं? इन्फेक्शंस या फिर इन्फ्लामेशंस। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जॉन्डिस के बारे में। जॉन्डिस क्या है? It is a disease when the liver is affected and the skin and the eyes turn yellow due to the deposit of bile pigment. अब यह एनसीईआरटी कह रही है कि जो लिवर है, सपोज करिए लिवर डैमेज हो गया। अब लिवर डैमेज हो गया तो क्या होगा? सपोज करिए बाइल है, बाइल एक्सेस में प्रोड्यूस हो रहा है। अब जब बाइल एक्सेस में प्रोड्यूस होगा तो क्या हो जाएगा? वो डिपॉजिट हो जाएगा बॉडी के सर्टेन पार्ट्स पे। अब जब वो डिपॉजिट हो जाएगा तो इस प्रोसेस, इस डिसीज को हम क्या बोल देते हैं? जॉन्डिस कर देगा वो हमको, ठीक है। अब नेक्स्ट डिसीज के बारे में बोला है वोमिटिंग। अब मैं एक चीज बता दूं, दे वोमिटिंग हो गई, डायरिया हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गई, ठीक है। दीज आर नॉट डिसीजेज, दीज आर बेसिकली द सिम्टम्स ऑफ सर्टेन improper physiological activities or the pathological, certain pathological conditions. What is vomiting? Vomiting is the ejection of stomach content through the mouth. This reflex action is controlled by the vomit center in the medulla. A feeling of nausea precedes vomiting. ये एनसीईआरटी कह रही है वोमिटिंग क्या है? वोमिटिंग है फूड को बाहर निकालना। फूड का स्टमक कंटेंट है, स्टमक कंटेंट को ओरल कैविटी के थ्रू बाहर निकालना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वोमिटिंग। वोमिटिंग कंट्रोल कौन करता है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या होता है? आपकी जो ब्रेन स्टेम होती है उसके अंदर जो मेडुला होता है उसके अंदर क्या होता है? वोमिट सेंटर होता है। अगर वो स्टिमुलेट हो गया तो वो क्या करता है? नोजिया टाइप नोजिया टाइप फीलिंग प्रोड्यूस करता है। नोजिया को क्या बोलते हैं? आप हरारत बोलते हैं मोस्टली। जब ये प्रोड्यूस होती है तो क्या करता है? वोमिटिंग को क्या करता है? इनिशिएट। वोमिटिंग को क्या कर देता है? प्रोसीड कर देता है उसको। ये क्या है? हमने पढ़ लिया वोमिटिंग के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डायरिया के बारे में। डायरिया क्या है? एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बोवल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ feces डिस्चार्ज। इट reduces the absorption of food. अब डायरिया वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में सपोज करिए आप वॉशरूम जाने की आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और जो सॉलिडिफाइड अनडाइजेस्टिव फूड हम निकालते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड फॉर्म में। और ये किसके थ्रू होता है? जब हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता वाटर कंटेंट को, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिपेशन। इन कॉन्स्टिपेशन द फीसेस आर रिटेन विद इन रेक्टम एज द बोवल मूवमेंट अकर इरेगुलरली। अब जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो क्या होता है? वो एक बेसिकली इसमें क्या होता है, जब जैसे कि हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है वॉशरूम जाने की 1 टाइम अ डे। अब सपोज करिए कोई बंदा है उसको वॉशरूम नहीं जाना है, या उसका मन नहीं हो रहा है वॉशरूम जाने का, या उसका बॉडी इनिशिएट नहीं कर रहा है, वो स्टिमुलेट नहीं कर रहा है उसको कि वो वॉशरूम जाए और अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकाले। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन जब ऑल्टर हो जाती है इसको हम बोल देते हैं कॉन्स्टिपेशन। इसमें क्या होता है? इसमें जो पर्सन होता है उसका अर्ज टू डेफिकेशन खत्म हो जाता है, और उसका सपोज करिए वो 3-4 दिन में एक बार जा रहा है वॉशरूम, या 2 दिन में एक बार जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? कम। उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। अब इनडाइजेशन की बात करते हैं। इन दिस कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस। द कॉज ऑफ इंडाइजेशन आर inadequate enzyme secretion, anxiety, food poisoning, overeating and spicy food. अब यहाँ एनसीईआरटी कह रही है कि इंडाइजेशन क्या है? इंडाइजेशन कंडीशन है जब फूड क्या होता है? प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और उसकी वजह से हमें क्या लगता है? पूरा पेट भरा भरा लगता है, हमें खाना खाने का मन नहीं करता। और ये किसकी मदद से होता, किसकी वजह से हो सकता है? कि हमारी बॉडी के अंदर इंजाइम्स की कमी हो गई हो, या हमें फूड पॉइजनिंग हो गई हो, या हमें थकान हो, या हमने कुछ ज़्यादा खा लिया, या हमने कभी कोई बहुत ज़्यादा तीखा खा लिया, या हमने कुछ ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लिया। उससे क्या हो सकता है हमें? इन डाइजेशन। अब ज़रा फटाफट समरी पढ़ लेते हैं।
क्योंकि अगर मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ दूंगा आप लोग तो कभी पढ़ेंगे नहीं इसको। तो 2 मिनट लेंगे, मैं ही रीडिंग करवा देता हूँ उसकी। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये हम पढ़ चुके हैं। द एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ माउथ, बक्कल कैविटी, pharynx, esophagus, stomach and small intestine and large intestine and rectum. The accessory digestive glands include salivary glands, liver with gallbladder and the pancreas. Inside the mouth, we have the teeth that masticates the food, we have the tongue that tastes the food and manipulates it for the proper mastication by mixing it with saliva. यहाँ पे एक चीज आपने कभी सोचा है कि कभी आप जब स्पाइसी फूड खाते हैं, जो मिर्च खाते हैं, आप स्पाइस खाते हैं, स्पाइसीज, ये एक टेस्ट नहीं होता है। जब भी आप कहते हैं मिर्च लग रही है मेरे को, तो वो टेस्ट नहीं होता। वो बेसिकली बेसिकली क्या होता है, जब आपकी टंग पे स्पाइसेस आती हैं तो क्या करती है, बर्निंग सेंसेशन, क्या करती है, बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। अब जब ये बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस होती है तो क्या होता है, आपको क्या लगती है, मिर्च। तो स्पाइसीज खाने से, जो आप कहते हैं स्पाइसी लग रहा है मुझे, बहुत स्पाइस हो गया, बहुत मेरा मुंह जल रहा है, वो क्या होती है, एक तरीके से बर्निंग सेंसेशन। स्पाइसीज में कोई भी टेस्ट नहीं होता। ठीक है। Saliva contains a starch digestive enzyme, salivary amylase, that digests the starch and convert it into a maltose disaccharide. कितना परसेंट, 30%. The food then passes into the pharynx and then enters into the esophagus in the form of bolus, which is further carried down through the esophagus by peristalsis into the stomach. फूड ईसोफेगस में जाता है, कौन सा प्रोसेस होता है, हमने क्या पता था, पढ़ा था, swallowing या फिर डेग्लूटिशन। ठीक है। इन स्टमक दी मेनली प्रोटीन डाइजेशन टेक्स प्लेस। स्टमक के अंदर क्या होता है, मेनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल शुगर्स, अल्कोहल एंड मेडिसिन ऑल्सो टेक प्लेस इन द स्टमक। द काइम food enters into the duodenum portion of small intestine and is acted upon by pancreatic juice, bile and finally by the enzymes in the succus entericus. Succus entericus क्या होता है, intestinal juice, so that the digestion of carbohydrates, protein and fat is completed. The food then enters into the jejunum and the ileum portion of the small intestine. Carbohydrates are digested and converted into monosaccharides like glucose. Proteins are finally broken down into amino acids. अभी एनसीईआरटी कह रही है कि जो फूड है वो जिजनम और इलियम में एंटर करता है, और जो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है और कन्वर्ट किस में हो जाता है, मोनोसेक्राइड्स में। किस में, लाइक ग्लूकोज फॉर एग्जांपल, ग्लूकोज। एंड जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन भी वो टूट जाता है किसके अंदर, अमीनो एसिड के अंदर। दी फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। दी डाइजेस्टिव एंड प्रोडक्ट आर एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी थ्रू द epithelium lining of the intestinal villi. The undigested food enters into the cecum of the large intestine through the ileocecal valve. Ileocecal valve का function क्या होता है, backflow of fecal matter into the small intestine, which prevents the backflow of the fecal matter. Most of the water is absorbed in the large intestine. The undigested food becomes semi-solid in nature and then enters into the rectum, anal canal and is finally digested out through the anus. जो रेक्टम है, रेक्टम क्या, टेम्पररी स्टोरेज हाउस फॉर फीसिस, टेम्पररी storage house for feces. So guys, this was all about the digestion and absorption. If you liked the video, then please do hit the like button, share among your friends, and please, if you haven't subscribed us yet, then please do hit the subscribe button and click on the bell icon so that you don't miss any future updates. Thank you for watching our video. Goodbye.